या फिर नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास वीकली कार्यक्रम टॉक इट आउट। कल संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ नंबरों और प्रतिशत का दस्तावेज नहीं है, ये केंद्र राज्य संबंध, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का दस्तावेज है। ये तय करता है कि केंद्र से राज्यों के संबंध कैसे रहेंगे, खट्टा या मीठा। संबंधों की दिशा तय होती है, संबंधों का वॉल्यूम तय होता है, संबंधों की वैल्यू तय होती है। 41% ये वो आंकड़ा है जिस पर राज्यों का हिस्सा फिर थम गया है। राज्यों की मांग थी ज्यादा से ज्यादा उनको डिवोल्यूशन का हिस्सा मिले, ज्यादा अधिकार मिले, ज्यादा संसाधन मिले। तो जो रिपोर्ट का जोर है वो उसका उल्टा राजकोषीय अनुशासन पे, फिजिकल डिसिप्लिन पे है, दक्षता पे है और आर्थिक सीमाओं में उलझा हुआ है। बड़ा सवाल यह कि क्या आज की राजनीति इकोनॉमिक्स पर हावी है या उसका उल्टा है? अर्थशास्त्र की शर्तों पर चलने को मंजूर है आज की राजनीति या उसका उल्टा है? क्या नीति बहस नहीं, बजट के गणित से अब तय हो रही है? इन सब पर बात करेंगे। क्या रिपोर्ट संघवाद को मजबूत करती है या उसकी राह में एक अड़ंगा है? हम बात करेंगे इन्हीं सवालों पर। आज हमारे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीण झा, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। झा साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले सर, जब आपने रिपोर्ट का थोड़ा सा ब्यौरा देखा और जब आपको लगा, मतलब ब्यौरा से मेरा मतलब हुआ ऑपरेटिव पार्ट, तो आपको तब क्या लगा कि ये पिछले के जितने भी फाइनेंस कमीशन हैं उसकी रिपोर्टों से डिफरेंट है? संबंध बेहतर होंगे या लगता है कि कहीं टकराव की स्थिति है, या केंद्र सरकार ने ज्यादा होशियारी करते हुए ज्यादा फिजिकल डिसिप्लिन आगे रखे रहने का एक वादा किया है? जी देखिए, एक तो जो लीक वाली बात है कि किस लीक पे है और कैसे पिछले जो दो फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट्स थे उनसे हम तुलना करें तो क्या जी। वही ढर रहा है या नहीं है। तो हम्म। मुख्यतः उसी ढर्रे पे है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन हम नहीं देख रहे हैं। मसलन जो 41% है, देखिए कि जी। जब JNK को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, उसी समय 42 से 41 पे आ गया था वो। हम्म। तो जहां तक वो डिवोल्यूशन का सवाल है, तकरीबन वहीं पे है। जी। जैसा आपने कहा कि राज्यों की मांग ये थी, और बिल्कुल एक वाजिब मांग है ये, कि हम्म। उनका शेयर बढ़ना चाहिए। मेरी तो जो एक बातचीत में कुछ लोगों के साथ जो फाइनेंस कमीशन के साथ जुड़े हुए थे, तो जी। एक ये भी आशंका जताई जा रही थी कि शायद ये शेयर कम भी हो सकता है, कि 41 से भी कम करके उसको जो है किसी और 30-35 उस स्थिति तक लाया जा सकता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि वो नहीं वो नहीं हुआ। हुआ। वो जी नहीं हुआ। जी। हाँ, वो नहीं हुआ। और चूंकि राज्य का जो बोझ है खर्च करने का, तकरीबन जो बहुत तरह के महत्वपूर्ण वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो होते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जी। अब तो जैसे रोजगार से भी जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं, उनको भी अगर आप ध्यान में रखिए, तो हम्म। राज्यों का जो वजन है उसमें तकरीबन 2/3 के आसपास है। हम्म। इसलिए राज्यों की ये मांग रही है कि भाई इस शेयर को और ज्यादा किया जाए, पचास कि कम परसेंट से की कम। मांग तो सर कर ही रहे थे लगातार। जी 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 जी, लगातार कर रहे थे वो। हम्म। तो उस लिहाज से लीक पे है। हम्म। लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन जो हैं वो इसमें जरूर हुए हैं। मसलन ये कि जो एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी है, हम्म। उसकी जो गुणवत्ता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पे चर्चा हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए एक जो ग्रोस किस्म का एक जो इंडिकेटर आप कहिएगा कि जी। जीडीपी में, देश की जीडीपी में, सकल उत्पाद में राज्यों का क्या हिस्सा है, इससे भी उसको जोड़ के देखा जाए।
मसलन हम रिसोर्सेज डिवॉल्व कर रहे हैं, क्या आप ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब हम्म, देखिए, इसको गुणवत्ता या एफिशिएंसी का बहुत बढ़िया मापक शायद मानना मुश्किल होता है, क्योंकि राज्यों की अपनी समस्याएं हैं, बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। उन चीजों को हम ध्यान में रखें तो सिर्फ जीडीपी से उसको जोड़ के देखना अपने आप में एक थोड़ा प्रश्नवाचक मुद्दा बन जाता है। और उसके साथ साथ जो राज्यों की मूल स्थिति है, भले ही 75 वर्षों में जो उनकी यात्रा रही हो, लेकिन कई किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको कैसे अकोमोडेट करें जब हम एफिशिएंसी या गुणवत्ता वाले प्रश्न जी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं साहब ये ठीक है, मतलब जो एक इमीडिएट रिएक्शन जो मैंने देखा कल और आज, जो विषय के जानकार हैं उनका कहना है कि नहीं है, इसको जोड़ना अच्छा है, लेकिन इसको अगर हम बहुत गंभीरता से लेके देखें तो इस पे थोड़ी और चर्चा या चिंतन की आवश्यकता थी, मेरा ये मानना है। सर, ये बताइए कि इसमें वो स्टेट जो फाइनेंस के लिहाज से बहुत एफिशिएंट हैं, जो खर्चों के लिहाज से बहुत डिसिप्लिन हैं, जिनका जीडीपी बेहतर है, अ, तो और इसके उलट जो स्टेट हैं, वो अगर जी दावा करेंगे कि साहब इसमें जीडी को पैमाना नहीं माना जाए, तो ये तो भेदभाव से भरा हुआ हो जाएगा। ए बी, क्या ये फैसला संघीय ढांचे को मजबूत करता है, या आपको लगता है कि नहीं, शायद ये केंद्र के वर्चस्व को स्थापित जैसे पहले होते रहे हैं उस जी। तरह से फिर से स्थापित करता है? देखिए पवन जी, एक बात तो मैं बिना लाग लपेट के ये कहूंगा कि जी। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज ग्रांट फाइनेंस कमीशन के थ्रू थ्रू जो तय किए जाते हैं, हम्म। उसमें अभी भी एक संघीय ढांचे की उतनी अ, जो हम कहेंगे कि को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जो हम्म। मेरी समझ से देना चाहिए। जी। मसलन मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 50% जो है उनको मिलना हम्म। चाहिए। जी। तो बात तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। हम्म। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एफिशिएंसी को हम कैसे मेजर करें, ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। ठीक है, आपने जिन राज्यों की जीडीपी जो है बेहतर है, आप अगर 10% उसके बेसिस पे उसको अलॉट करने का निर्णय लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपत्तिजनक है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए कि जो एक पास्ट ट्रेजेक्टरी रही है, जिसको अर्थशास्त्री कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ पाथ डिपेंडेंसी। तो इसमें यह है कि इस तरीके के ढंग से, इस तरीके का अगर हम एटीट्यूड अपनाएं एफिशिएंसी को लेके, जो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, राज्यों की जो कुछ खास किस्म की समस्याएं हैं, विवशताएं हैं, हम्म। उनको जो है हम्म। एड्रेस करना बहुत एक्सप्लिसिट ढंग से हम्म। वो भी जरूरी हो जाता है। तो मैं हम्म। बस उसी की तरफ इंगित कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा जी। हूं कि ये 10% जो एलोकेशन है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वाली जो बात है उनकी, जिसको हम जीडीपी से, स्टेट जीडीपी से जोड़ के देखते हैं, या स्टेट का जो हिस्सा है। इस पे प्रवीण जी इसको पैराफ्रेज कर देते हैं, जी, क्या ये गरीब राज्यों के खिलाफ भेदभाव सा नहीं लगेगा? थोड़ा निश्चित तौर पे जी। उनके खिलाफ जा रहा है ये, हम्म। यही मैं हम्म। कहने की कोशिश कर रहा हूं। जी, पहले जीडीपी का पैमाना नहीं था, मैं सही नहीं हूं? था, बिल्कुल सही है आप। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस बार। जी। जी। तो जो इक्विटी से हटकर जब आप एफिशिएंसी पे बात करते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस को वित्त मंत्री ने बड़ा एक तरह से कहें हाईलाइट किया, जी, तो आप ये बताइएगा, अगर ये हम इसकी वकालत करते हैं, हम डेविड एडवोकेट जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा, अगर ऐसा ही हो गया तो जी। क्या सोचियो इकोनॉमिक चेंजेस आप देखते हैं अक्रॉस दी स्टेट्स? देखिए, ऐसा है कि इसका वेट जो है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम्म। 10% वजन इस पे दिया गया है। हम्म। और बाकी जो है और जो चीजें हम्म। रही हैं उसमें, अगर उसको आप हम्म। ध्यान में रखें, तो जैसे कि जो एक
इनकम डिस्टेंस वाली बात जो थी, जो पहले से हम्म रिटेन की गई है, जिसको हम्म 41.5% वेट दिया गया है, सॉरी 42.5% वेट दिया गया है। तो हम्म। एक तरीके से जो पिछड़े, आर्थिक तौर पे जो पिछड़े राज्य हैं, जी तो उस इनकम डिस्टेंस को अकोमोडेट करने की कोशिश तो है ही है। हम्म इसीलिए आप देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा होगा एग्रीगेट में, या आपको जो बिहार का हिस्सा होगा, ये नंबर हम्म 1 और 2 पे हैं। हम्म टोटल डिवोल्यूशन को अगर आप देखेंगे, जो हम्म प्रस्तावित डिवोल्यूशन है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उसको कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ये एडिशनल जो हम कह रहे हैं कि 10% जो है, हम्म जो शेयर इन जीडीपी है, उसको हम्म भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं, तो उसको लेके एक विवाद की स्थिति थोड़ी बनी हुई है। हम्म। बस इसी बात को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता था। तो क्या मैं ये नहीं हम कह इस रहा ये हूं ऐसा कि करके, जी, ऐसा करके सर झा साहब, ऐसा करके एक देश में दो भारत नहीं बना रहे हैं हम? देखिए वो गैप तो होगा ही होगा। देखिए जो हम्म स्थिति है, अगर आप हम्म देखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम के जो कुछ राज्य हैं, हम्म निश्चित तौर पे उनका जो एक इतिहास रहा है हम्म। अपने आर्थिक पैमानों पे, जी जो उनका शेयर है जीडीपी में, हम्म जो राष्ट्र के सकल उत्पाद में जो उनका है, जो उनकी प्रगति का इतिहास रहा है। अब कर्नाटक को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए। हम ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना सर, एक एक जो है वो समृद्ध स्टेट, जी समृद्ध राज्यों के का लिस्ट है, और एक जो है निर्भर राज्यों का लिस्ट है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक समस्या जी जो है, लेकिन उसके इतिहास को हम वर्तमान में कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जो जी सबसे बड़ा प्रश्न जो है, और एक तरीके हम्म का वो यक्ष प्रश्न है। तो इसको, मुझे लगता है कि इस पे कुछ और गहन चिंता होनी चाहिए। हम्म। उसके लिए मुझे जो लगता है, मैं वापस अपने पहली बात पे आ रहा हूं, पवन जी, मैं ये जी कहना चाहूंगा कि जब तक आप एग्रीगेट में जो उनका हिस्सा है राज्यों का, उसको थोड़ा और नहीं बढ़ाएंगे, तो हम्म राज्यों को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी हम्म अपना काम करने की। क्योंकि स्ट्रक्चरली जो समस्याएं हैं, जो संरचनात्मक मतलब समस्याएं जो इसको आप कह सकते हैं, वो हम्म। उनको एड्रेस करने के लिए शायद और स्पेस की जरूरत है। फिजिकल स्पेस की बात मैं कर रहा हूं। जी तो जी उस फिजिकल स्पेस के लिए डिवोल्यूशन को थोड़ा और अगर बेहतर किया जाता, तो हम्म। शायद उत्तर वहां मिलेगा, मुझे लगता है। अच्छा, फिजिकल स्पेस से हमें एक सवाल याद आ गया। झा साहब की फिजिकल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, भाषणों में ज्यादा प्रयोग होता है, जब करने कर्म में कम दिखता है। जब हम फिजिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं और स्टेट से उम्मीद करते हैं कि वो फिजिकल डिसिप्लिन को फॉलो करें, उस जी सूरत में आप ये बताइए कि क्या केंद्र उस कसौटी पर खुद खरा उतरता है क्या? भाई आप स्टेट को ये बात तब कहेंगे ना जब आप इसको जी फॉलो कर रहे होंगे। जी जी जी, वो तो दिखता है कहीं नहीं दिखता है। बिल्कुल। आपके इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का अगर मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब दूं, तो जी मैं निश्चित तौर पे और बेलाग कहूंगा कि केंद्र इस कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। हम्म कारण ये है कि अगर आप केंद्र का ही देख लीजिए, अपने जो उसके वित्तीय प्रबंधन का सवाल जहां तक उठता है, तो जी उसको लेके बहुत सवाल उठते हैं, बहुत ही सवाल उठते हैं। मसलन सबसे पहला सवाल जो उठता है वो तो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि क्या आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिस तरीके का होना चाहिए वो हम्म है या नहीं है। दूसरा, हम्म जो आप खर्च कर रहे हैं, खर्च किन किन मदों में आपका बहुत गंभीरता से होता है, किन पे नहीं होता है। जी उसमें जो एक एडहॉकिज्म है, अगर आप उसको हम्म देखिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। केंद्र का जो पूरा नियोजन है, जी मसलन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आप देखिए, हम्म और इसको लेके जो एक उदासीनता बनी रही है। अब हम्म शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश में
जो एक लॉन्ग टर्म एबिलिटी होती है हम्म, एक देश की, एक समाज की, उसको मजबूत करने में बहुत ही जबरदस्त उनका योगदान होता है। जी, उसको अगर हम थोड़ा गंभीरता से देखें तो भारत का इतिहास पिछले 75 वर्षों में जो रहा है वो उदासी का माहौल पैदा करता है हम्म, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इन चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जी, हमारे जो अर्थशास्त्र में पहले नोबेल लॉरेट हिंदुस्तान के रहे हम्म, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो जी, उन्होंने पिछले 15 साल में कई बार कहा है कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति बनना चाहता है बिना शिक्षा और स्वास्थ्य पे उचित ध्यान दिए हुए। जी, और दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट देश नहीं है जो उस रास्ते पे इस तरीके के एलोकेशन से बढ़ सकता हो। हम्म, दूसरी बात यह है कि एक ऑब्सेशन जो पूरा हो जाता है कि जीडीपी सब कुछ है, इसको मैं ग्रोथ फंडामेंटलिज्म कहता हूं, और ग्रोथ अगर हो जाए तो उससे बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये भी जो एक सोच है, एक व्यापक आर्थिक सोच के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं अभी आपसे, कि ये भी अपने आप में एक बहुत लिमिटेड सी सोच है। तो कैसे इनको हम एड्रेस करें, ये भी उस एफिशिएंसी के दायरे में आना चाहिए। हम्म, तो रिसोर्सेज का जो हम्म। आप इस्तेमाल करते हैं मुझे मुझे उसमें, मुझे और सर एक रिसोर्सेज आप भाषण कहाँ से उगाते हैं, मुझे एक उसमें भाषण भी याद आ आपको। गया। जी प्रवीण जी, जी आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने 2-3 साल पहले ये बात कही थी कि जो हम हमें डेवलपमेंट पे ज्यादा देना चाहिए, ग्रोथ ऑब्सेस्ड इकोनॉमिक्स कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब जी, मुझे तो जहां तक मेरी याद है उसी के आसपास वो भाषण था। बिल्कुल बड़ी सही कह रहे हैं आप। दुनिया के बड़े इकोनॉमिक मैगजीनों में उसकी चर्चा रही थी उन दिनों। जी ग्रोथ जी जी, ऑब्सेस्ड इकोनॉमी। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, कह के बिल्कुल। बात आगे बढ़ाइए प्लीज। जी जी, यही मैं कह रहा था, इसी को मैं ग्रोथ फंडामेंटलिज्म कहता हूं कि जी, अगर जी, उसी जी। से सब कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बहुत बेसिक जो पैरामीटर्स जो हैं उस पर हम्म, ध्यान देने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे, आपके बात से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। जो आप जी, कहते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, जब हम हम्म, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें क्या आपका एक क्रिटिकल मिनिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन मोबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। हम्म, अगर हम जानते हैं कि 2019 में, उसके बाद 2025 में जिस तरीके से जो कर का ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बदला गया और उसके क्या परिणाम होंगे, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक परिणाम फिर ये होता है कि आप अपना हाथ पीठ के पीछे बांध लेते हैं और हम्म, कहते हैं कि ठीक है, चलो बाजार के भरोसे चीजें हो जाएंगी। हम्म, अब इतना होगा बाजार के भरोसे, बाजार के भरोसे फिर वो जो इनइक्वालिटी वाली बात होती है, राज्यों के बीच में जो इनइक्वालिटी है और सिटीजन्स के बीच में जो इनइक्वालिटी है, अगर आप इसको देखें, इस पे बहुत बहस हो रही है इस देश में। जी, टॉमस पिकेटी के आंकड़े हैं और भी बहुत लोगों ने इस पे काम किया है। तो अगर आप उन सबको मद्देनजर रखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन सवालों से जो फिनेंस कमीशन भी मैं कहूंगा, जी। शायद थोड़ा दूर रहने के कारण जो भी हो, थोड़ा दूर ही रहा। और उस दूर रहने के पीछे एक खास किस्म की सोच है जो, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट फंडामेंटलिज्म से जरूर जुड़ा जी। हुआ है। जी सर, जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, अ, वो बाध्यकारी नहीं है। हम आप पास्ट के अनुभव जो हैं वित्त आयोग के बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो बड़े हम्म कई बार बड़े क्रिटिकल रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि फर्ज करिए कि कल को सरकार और राज्य, कुछ राज्यों के बीच कोई बीच बचाव का रास्ता अ, निकल आए, जिसमें ऑब्वियसली टकराव होगा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं, नौबत आ सकती है। मतलब बीच बचाव की कितनी गुंजाइश। जैसे फर्ज करिए कि जो गरीब स्टेट है वो कल आ जाए और जो रिलेटेड जो पीपल है उनके साथ दिल्ली में आके बहस करे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करे। बीच बचाव का रास्ता इसमें कितना बनता है, गुंजाइश कितनी देखिए बनती है? अभी, जी, अभी का जो माहौल है पवन जी, हम्म,
वो शायद ज्यादा टकराव पूर्ण हो गया है। और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो एक जिम्मेदारी होना चाहिए, माहौल को बेहतर बनाने में एक पारस्परिक सहयोग करते हुए हम आगे चलें। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कई राज्यों का जो भरोसा है इस परिप्रेक्ष्य में, वो कमजोर हुआ है। देखिए, अब हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र में एक गठबंधन की सरकार है, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, एक खास पार्टी है। उसी खास पार्टी की कई राज्यों में सरकार भी है। बाकी जो दल हैं और सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको कहीं न कहीं लगता है कि शायद उनकी अनदेखी हो रही है। और ये टकराव की स्थिति हाल में पिछले 10-12 वर्षों में आप देखिए तो निश्चित तौर पे कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार की जो भी अपनी अवधारणा हो, जो भी उसकी सोच हो, सबको अकोमोडेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब ये फाइनेंस कमीशन की मीटिंग या जो नीति आयोग की मीटिंग, सब इस सब के बारे में अगर आप हाल का पिछले 2-4 वर्षों का इतिहास देखिएगा तो ऐसी बातें सुनने में आती रही हैं, जो न्यूज़पेपर में भी, अखबारों में भी आमतौर पे उसकी थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई है कि एक जो दुराव है, मतभेद है, मनभेद है, वो सब बढ़ता चला गया एक धड़े का दूसरे धड़े के साथ। मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो चीजें निश्चित तौर पे एक टकराव वाली स्थिति पहुंच जाएंगी। अच्छा, जीएसटी के बाद, प्रवीण जी, जीएसटी के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्यों की जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो थोड़ा ज्यादा बोलना हो जाएगा, वो नहीं कहूंगा। पर राज्यों की जो ऑटोनॉमी है वो काफी हद तक लिमिट तो हुई है, ये जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे में ये जो रिपोर्ट है वो उससे मतलब जो एक डिपेंडेंस है स्टेट का सेंटर के ऊपर, वो कितना बड़ा घटा है। मैं बड़ा ऐसा तो मैं पूछना चाह रहा था कितना बड़ा है, पर मैं ओब्लिक में बड़ा घटा दोनों बोल देता हूं। नहीं, मैं तो बिना लाग लपेट के पवन जी ये कहूंगा कि एक स्टेट्स इन एग्रीगेट आप देखें तो जीएसटी ने जो है, भले ही इसी पार्टी द्वारा, मतलब या इसी जो गठबंधन सत्ता में है, उन्हीं की सरकारें क्यों ना हो, डिपेंडेंस तो बढ़ा ही बढ़ा। एक ऑटोनॉमी जो थी स्टेट्स की रिसोर्स मोबिलाइजेशन में, वो निश्चित तौर पे कमजोर हुई है। और दो एक चीजों को आप छोड़ दीजिए, उनके पास है क्या। उसके अलावा एक और चीज हम लोग चर्चा में ले आए, अभी नरेगा हम सभी लोग जानते हैं कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी दूसरे प्रावधान से। उसमें जो स्टेट्स पे बोझ पड़ेगा वो, और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो, सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापक जो सामाजिक उसके पक्ष हैं और रोजगार की जो बात है, जो एक बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, उस पे स्टेट्स पे कितना वजन डाल दिया गया है। अब आप कह रहे हैं कि एक तो अधिकार की बात तो खत्म हो ही गई, उसके अलावा स्टेट्स को 40% देना पड़ेगा। जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में वो काम होगा तो केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40%। क्यों, तो बिल्कुल हाल की घटना जो आप चर्चा में ला सकते हैं। सर, मनरेगा में बहुत राज्यों से शिकायत थी। पवन जी, बस एक बात कंप्लीट सर कर सर लूं सर सर कि जीएसटी ने जो है राज्य सरकारों के साथ एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें उनकी स्वायत्तता को बहुत चोट लगी और उनका डिपेंडेंस जो है वो केंद्र पे बढ़ गया।
ये नहीं होना चाहिए था। और उसको लेके अब तक मुझे लगता है कि बातें काफी स्पष्ट धीरे धीरे हो गई हैं, इस तरीके की जो सोच है। इसीलिए ये जीएसटी में जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए कुछ महीने पहले, आपको अगस्त में जी, जी जी, अगस्त सितंबर में, हाँ हाँ, तो अगस्त सितंबर में जो चेंजेस हुए जी, उसमें एक दिखाने की कोशिश ये थी कि नहीं, हम थोड़ा स्पेस हम स्टेट्स को और दे रहे हैं। और उसके अलावा जीएसटी से जो आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, खास करके एमएसएमईज का, खास करके ऐसे उद्योग और ऐसे तबकों का जी, जिन पे मार ज्यादा पड़ी थी, जिन पे वजन ज्यादा बढ़ गया था, तो ये तो कोशिश की ही गई। वो एक तरीके से एक इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस था केंद्र का कि चलिए हमसे कुछ गलती हो गई थी। हम्म, अब ये नहीं कहना चाहते हैं तो ना कहें, लेकिन जी। असल बात तो यही थी ना। जी, अब आप कहें अच्छा आप। सर, मैं ये कह रहा था कि जो इस लगातार जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है भी और नहीं भी है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे गठबंधन में ये हैं, आंध्रा में, जी केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, साउदर्न स्टेट्स में एक इस तरह की भावना लगातार पल रही है कि साहब ऐसा है कि हम ज्यादा इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम ज्यादा एफिशिएंट स्टेट्स हैं। हमने पॉपुलेशन पे काफी हद तक जी। एक ब्रेक लगा के रखा हुआ है। क्या जो शिकायतें हैं सादर्न स्टेट्स की कि साहब हमें जनसंख्या नियंत्रण अगर हम करना चाह रहे हैं तो क्या उसकी सजा हमको मिलेगी, ये इस फाइनेंस की रिपोर्ट में ये जी शिद्दत से कहीं दिखता है क्या? मतलब कल को अगर ऐसी बात हो तो कहना गलत तो नहीं होगा? निश्चित तौर पे, लेकिन इसलिए जो है उन्होंने ये जो डेमोग्राफी पे तकरीबन हम्म, कितना 10% रखा है। हम्म, तो ये जो एक कंसिडरेशन था, हम्म, चूंकि एक बड़े विवाद को जनरेट कर सकता था। हम्म, और बेसिकली अब ये हो रहा है कि फर्टिलिटी रेट वाली जो बात है, जी, अ, उसको ध्यान दिया जाए। और उसको अगर हम प्रायोरिटी में, केंद्र में रखें, तो ये जो एक बाकी राज्यों की चिंता थी जो अच्छा कर रहे थे, और ये सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स कुछ हद तक हैं, तो वो थोड़ा एसुएज हुए उससे। उनको लगा कि ठीक है, इतना ब्लेटेंट भी ये नहीं हो जाएगा जितना वो शायद पहले सोच रहे थे। तो यहीं पे थोड़ा बहुत उस कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश निश्चित तौर पे हुई सर कि ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसे एक तराजू पे आप रखेंगे इस रिपोर्ट को, जी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को तौलना चाहें जी, तो बराबर बराबर है या लगता है आपको 19-20 है? देखिए निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स 20 है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स 19 है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो पहले भी 20 ही रही है। जी, तो वही मैं कह रहा हूं, वो जो है वो कहीं नहीं जाएगा। जो, और इसलिए जो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, और आपने जो बिल्कुल सही एक सवाल उठाया था कि क्या एक विश्वास की कमी और टकराहट की हम्म, संभावना, क्या हम्म, उसमें बढ़ोतरी की बात हो सकती है। और मैंने बिना लाग लपेट से के आपसे कहा कि निश्चित तौर पे मैं तो एक वही टकराहट वाली स्थिति को उभरते हुए देख रहा हूं, जहां तक केंद्र में जो सरकार है और बाकी दूसरे गठबंधन की सरकारें जो राज्यों में है, चाहे एक पार्टी से डोमिनेटेड हो, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी हो, या तमिलनाडु में डीएमके हम्म, हो, हम्म, अ, जो भी इस तरीके के गठबंधन है, अ, निश्चित तौर पे एक कहीं न कहीं कड़वाहट जो है, हम्म, वो हम्म, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। और ये कड़वाहट मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कहीं डिसअपियर करने वाली है। इससे पे सर पॉलिसी जी रिलेटेड जब जब देखिए ये सब बड़े लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म रिपोर्टें हैं, जी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी सालों लगता है। 10 जी तरह के एस्पेक्ट्स हैं इस देश में।
इतने सारे राज्य हैं, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। जब ये पॉलिसी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज जब केंद्र सरकार तय करता है इस रिपोर्ट के माध्यम से, इसमें प्रायोरिटीज किस हद तक हावी दिखती है, मतलब थोड़ा, मतलब मैं ये सवाल जो पूछ रहा हूँ उसमें आपको इसमें पॉजिटिव बताना पड़ेगा। इस हाँ कमीशन हाँ की हाँ। पॉजिटिव क्या है जो जो आपको लगता है नहीं केंद्र सरकार की तारीफ हो सकती है इस पे? देखिए, एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, जी। वो ये है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो थे, हम्म उसको एक केंद्र में रखा गया और उसको समाप्त कर दिया गया। हम्म हम्म कहा हम्म गया हम्म कि भाई इसको जो है हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। हम्म और निश्चित तौर पे अगर अर्थशास्त्रियों की भाषा में आप इसका जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो ये कहा जाएगा कि जो एडवर्स इंसेंटिव्स ये जनरेट करता है, हम्म तो एक गलत किस्म के इंसेंटिव्स कि ठीक है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ भी जाए क्या फर्क पड़ता है, तो हम्म उसको कहीं न कहीं कंटेन करने की कोशिश, और जो एक्सपेंडिचर की जो एक अपनी गुणवत्ता है उस पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात। तो तो उस ऐतिहासिक रूप लिहाज से जो से पिछड़े राज्य हैं सर, ऐतिहासिक रूप जी, से जो पिछड़े राज्य हैं वो तो बेचैन हो जाएंगे इसमें। बेचैन होंगे, बेचैन होंगे निश्चित तौर पे। रेवेन्यू डेफिसिट वाला जो आप कह रहे हैं जी जी। निश्चित तौर पे वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी चीज को, अगर आप कुछ ऐसी चीज उठाना चाह रहे हैं हम्म जिसको आप कहेंगे कि क्या ये एक पॉजिटिव हाईलाइट है, तो मैं दोनों हाथ खड़े करके कहूंगा कि हाँ ये पॉजिटिव हाईलाइट है। क्योंकि जी। बहुत आवश्यक है कि ऐसे माहौल में जहां रिसोर्सेज का अभाव क्रिएट किया गया है, मैं ये भी नहीं हम्म कहूंगा कि अपने आप हो गया, अर्थव्यवस्था हमारी तो बढ़ ही जा रही है। हम्म अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, उसमें अगर आप हम्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन कम कीजिएगा, तो हम्म इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अपने हाथ अगर आप पीछे, पीठ के पीछे बांध लीजिएगा, कहिएगा कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम क्या करें, हम्म, तो जो भी उसका बैकग्राउंड हो, जी लेकिन जी। अगर आपके आपने चाहे रिसोर्सेज का संकट खड़ा कर लिया हो अपने लिए, ऐसी स्थिति में किन चीजों को तवज्जो देना चाहिए, तो हम्म, मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो था उसको खत्म कर देना अपने आप में ठीक सी चीज है। ठीक सा और फैसला है। जो आपने पहले एक प्रश्न उठाया था, वो जी। परसिस्टेंट डिपेंडेंसी वाली बात, हम्म के केंद्र पे जो है उससे भी थोड़ी एक निजात मिलने की संभावना है। स्टेट्स को एक बहुत क्लियर मैसेज डेफिनेटली जा रहा है कि इसको हम चाहते हैं कि दूसरे ट्रैक पे लाया जाए। तो अगर ये हम्म। मैसेज सक्सेसफुल होता जी, है चलिए और ठीक है सर। मेरी समझ से दो ठीक ठाक है, और एक आखिर के दो सवाल झा साहब। एक तो ये कि इस रिपोर्ट में ये बताइएगा कि एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, इस जैसे जो ये जो इश्यूज हैं, अ, जी, उसके लिए आपको लगता है कि बहुत एडिक्वेट विजन दिखाई दिया है इसमें, उसके उसकी चर्चा है, और ये क्या, या फिर केवल लगता है इससे नहीं, साहब इसको बैकग्राउंड में छोड़ दिया है और नेपथ्य में रख दिया और बाकी जो है केवल फिजिकल डिसिप्लिन जो है सिर चढ़ के बोल रहा है? देखिए मेरी समझ से नेपथ्य में छोड़ दिया गया है, हम्म। और फिजिकल डिसिप्लिन वाली बात को निश्चित तौर पे एक डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज दिया गया है। वेटेज दिया जा रहा है। वेटेज तो दिया गया है। इस तरीके से अगर हम लोग इसको सम अप करने की कोशिश करें, और उसके हम्म अलावा जो थोड़ी, मान लीजिए कि लोकल बॉडी ग्रांट्स उस सब की बात की गई है, जो अच्छी चीज है, एक हम्म मेजर हाईलाइट इस रिपोर्ट का हम उसको कह सकते हैं। हम्म लेकिन वो भी जो है हम्म अभी एक तरीके से जो उसके मापक होंगे उनको लेके चीजें बहुत क्लियर नहीं है। मसलन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम्म और उसके क्या इंडिकेटर्स होंगे, कैसे उनको मेजर किया जाए, ये सारी हम्म कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें तो आसान है, मसलन जीआईएस रिलेटेड जो प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम्स हैं, अगर आपने उसको लागू कर दिया गया तो लोकल हम्म बॉडी ग्रांट्स में आप को एक तवज्जो दिया जाएगा। तो कुछ चीजें तो हैं वहां पे, लेकिन एक मिक्स बैग सा है। लेकिन जैसा अभी
1 मिनट पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे जी लगता है कि एक फिस्कल जो एक मैसेज है कि आप इस पे ज्यादा ध्यान दें, उस डिसिप्लिन पे, और जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उसको कैसे एड्रेस कर पाए, वो एक नेपथ्य में चला गया है। वो गौण सा और हो गया, पहले की तुलना में और गौण हो गया है। जी चलिए एक यहीं एक पे आखिरी जी सवाल झा साहब कि जी इसको बिट्स एंड पीसेस में हम लोगों ने टच करने की कोशिश की, इस पे ऑलरेडी आप बोल चुके हैं, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी जो व्यूअर्स के लिए लाने के लिए कि अगर कोई राज्य इस ढांचे से सहमत नहीं है तो उसके पास क्या विकल्प हैं, इसको थोड़ा मतलब इसको थोड़ा घुमाता हूं और कि क्या जी भारतीय संघवाद में असहमति के लिए कोई फिजिकल स्पेस बचा हुआ है, इसको इसको कैसे आंसर करते हैं आप? नहीं, देखिए, फिजिकल स्पेस काफी कम हो गया है। हम्म ये हम्म हमने देखा हम्म पिछले तकरीबन 10 एक वर्षों में। हम्म मसलन जो वेस्ट बंगाल में अगर आप देखिए कि क्या हुआ कई योजनाओं के संदर्भ में, कि किसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर या दूसरे उसमें राज्यों से को लेके। मनरेगा भी एक जी स्कीम जी थी जी जिसमें जी, वहां मनरेगा वहां डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। महत्वपूर्ण है। जी, सबसे मनरेगा में महत्वपूर्ण डिस्क्रिमिनेशन योजना। देखा गया वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक जी टकराव है, अगर ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी जी तो निश्चित तौर पे ये संघवाद के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। हम्म, उसको हम चलिए उस दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल जी उपयुक्त होगा मेरी समझ से। चलिए सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप अपने फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पर बात की और उसके हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या उसके प्रावधान हैं, कैसे आगे जाके कैसा विजन रहेगा, कैसा स्पेस मिलेगा राज्य को, कैसा स्पेस मिलेगा सेंटर को, उस पर हम लोगों ने बात की विस्तार से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और बाकी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बाकी करंट अफेयर्स की चीजों के लिए आप देखते रहिए डायलॉगस। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।